नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपकी डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित के अंतर्गत आपके कुछ टॉपिक हो चुके हैं। बचे हुए शेष टॉपिक 2 से 4 दिन में भी समाप्त हो जाएंगे, जिसमें आपका अगला जो टॉपिक है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है ये? आपका जो टॉपिक है वो है आपका सर्वांग समता एवं समरूपता। दोस्तों, जो आपका गणित के अंतर्गत जो आपका अगला टॉपिक है वो है सर्वांग क्षमता एवं समरूपता। तो पहले दोस्तों हम सर्वांग क्षमता की बात कर लेते हैं। सर्वांग क्षमता क्या होता है, इसके बाद समरूपता की बात कर लेंगे कि समरूपता क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वांग क्षमता। दोस्तों, सर्वांग क्षमता क्या होता है? एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्णतया ढक ले, या वस्तु की जगह हम आकृति भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, सर्वांग क्षमता क्या होता है? सर्वांग क्षमता अपने व्यवहारिक शब्दों में कह सकते हैं कि एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतया ढक ले। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है और ये सर्वांगक्षम तभी होगा जब ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे को ढक ले। अगर ये त्रिभुज उठा के इसके ऊपर रख दें तो पूरा उसको ढक ले। पहले त्रिभुज को दूसरा त्रिभुज अगर पूर्णतया ढक ले तो क्या हो जाएगा? सर्वांगक्षम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगक्षम त्रिभुज हो जाएंगे। दोस्तों, जो सर्वांगक्षमता है इसकी जो विशेषताओं के बारे में बात करें, अगर कोणों के आधार पर देखें या फिर वृत्त के आधार पर देखें या आयत के आधार पर देखें या रेखाओं के आधार पर देखें या त्रिभुज के आधार पर देखें। त्रिभुज के आधार पर देख लिया। अगर हम वृत्त के आधार पर देखें, मान लीजिए कोई एक वृत्त है और यही दूसरा वृत्त है। पहला वृत्त अगर दूसरे वृत्त को अगर पूर्णतया ढक ले, ये वृत्त या ऐसे कह सकते हैं, पहला वृत्त दूसरे वृत्त के ऊपर अगर रख दिया जाए और दूसरे वृत्त को पूर्णतया ढक ले तो क्या कहलाएंगे? दोनों वृत्त आपस में क्या होंगे? सर्वांगक्षम। दोस्तों, ये तो बात वृत्त के लिए है। अगर हम कोण की बात करें, कोण के लिए क्या है? अगर एक कोण ऐसा है, दूसरा कोण ऐसा है, तो पहला कोण दूसरे कोण को पूर्णतया ढक ले, या दूसरे शब्दों में कहें दूसरा कोण पहले कोण को पूर्णतया ढके। तो दोस्तों, सर्वांगक्षम जो होता है आप क्लियर हो चुके होंगे इसके लिए कि सर्वांगक्षम क्या होता है। सर्वांगक्षम के बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं समरूपता, जिसको हम सिमिलरिटी बोलते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों कॉन्ग्रुएंसी, और दोस्तों इसको बोलते हैं सिमिलरिटी। तो दोस्तों, जो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में अभी देखा आपने, इसके बाद सिमिलरिटी के बारे में देखते हैं समरूपता क्या होती है। तो दोस्तों, अगर कोई दो सरल रेखीय आकृति हो, दो सरल रेखीय आकृति कैसी हो? बराबर आकृतियां। दो सरल रेखीय आकृति कैसी हो? समान कोणीय हो। दो सरल रेखीय आकृति क्या हो? समान कोणीय। दो सरल रेखीय आकृति कैसी हो? दो सरल रेखीय आकृति कैसी हो? समान कोणीय। तो दोस्तों, समरूपता क्या होता है? सिमिलरिटी क्या होती है? दो सरल रेखाओं वाली आकृति, दो सरल रेखाओं वाली आकृति, और इसमें क्या हो? उन आकृति के बीच जो कोण हो कैसे हो? समान। कैसे? मान लीजिए कोई आकृति ऐसी है, मान लीजिए
इस टाइप से कोई ये आकृति है, दूसरी आकृति इस टाइप से है। तो दोस्तों इसके भी जो भी एंगल होंगे कैसे होंगे आपस में, ये इक्वल होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, ये इक्वल होंगे। तो जो सिमिलरिटी होती है, सिमिलरिटी का मतलब होता है एक जैसी आकृति जो समान कोणे हो। कॉम्बिनेशन क्या था, समरूपता में एक आकृति दूसरे आकृति को होते थे। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, ये तो समरूपता की बात थी। इसके बाद बात करते हैं त्रिभुजों की जो सर्वांग क्षमता होती है उसके बारे में बात करेंगे। त्रिभुज की जो सर्वांग क्षमता होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों त्रिभुज की जो सर्वांग क्षमता होती है क्या होती है, त्रिभुज की जो सर्वांग क्षमता होती है, अगर कोई दो त्रिभुज दिए हों, दो त्रिभुज के लिए उनके जो संगत कोण कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। कैसे देखते हैं, मान लीजिए दो त्रिभुज है, ये त्रिभुजों की हमें चेक करना है सर्वांग क्षमता। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, तो दोस्तों त्रिभुजों की जो सर्वांग क्षमता क्या होगी उसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए दो त्रिभुज दिए गए हैं, इन त्रिभुजों में क्या होगा कि भुजाएं बराबर होंगी, जो संगत भुजाएं हैं, और उनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है कि मान लीजिए ये भुजा इसके बराबर हो। दोस्तों पहले त्रिभुज की भुजा और सेम उसी टाइप की जो दूसरी भुजा है, ये दोनों भुजाएं अगर आपस में बराबर है, दूसरी कंडीशन अगर इनके आधार कैसे हो, समान हो, आधार कैसे हो, समान हो। तीसरी कंडीशन जो लास्ट वाली भुजा है, अगर ये लास्ट वाली भुजा के बराबर हो, एक कंडीशन क्या हो जाएगी, ये समरूप त्रिभुज। लास्ट बात क्या है कि इनके एंगलों के लिए इनकी जो संगत कोण है, ये कोण इसके बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो, ये कोण इसके बराबर। तो दोस्तों हमने दो त्रिभुज लिए, दो त्रिभुज में पहला त्रिभुज हमने देखा, दूसरा त्रिभुज देखा। तो पहले त्रिभुज के लिए हमने सबसे पहले भुजाओं के लिए देखा, क्योंकि इनकी जो संगत भुजाएं हैं, दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं, अगर आपस में कैसी हो, समान हो या बराबर हो, और उनके जो संगत कोण है, संगत कोण भी बराबर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी कैसा होगा, समान होगा। तो दोस्तों इस कंडीशन पर अगर देखा जाए ABC DEF, अगर इसको नॉमिनेट कर दें, तो दोस्तों हमने क्या किया था, हमने दो त्रिभुज लिए, दोनों त्रिभुजों के लिए हमने देखा कि जो AC भुजा है किसके बराबर है, यहाँ पर कंडीशन क्या है सर्वांग सम की, AC किसके बराबर है, DF के। दूसरी कंडीशन AC किसके बराबर है, DF के। दूसरी कंडीशन क्या है, AB बराबर है किसके है, DE के, DE के। तीसरी कंडीशन क्या है भुजाओं के लिए, तीसरी कंडीशन है कि BC अगर बराबर है किसके है, BC EF के, BC बराबर है EF के। तो दोस्तों भुजाओं के लिए हमने दो त्रिभुज लिए, तो उन दोनों त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर है। AC बराबर DF और AB बराबर BE और BC बराबर EF। तो दोस्तों ये भुजाओं के लिए हो गई। अगर कोण की बात करें तो कोण CAB, कोण CAB, ये कोण किसके बराबर होगा, कोण FDE, FDE। दूसरी तरफ अगर इस कोण की बात करें तो ACB, कोण ACB, ये किसके बराबर होगा, कोण DFE, कोण DFE। इसके बाद लास्ट कोण क्या होगा, CBA, कोण CBA इज इक्वल टू कोण FED, कोण FED। तो दोस्तों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो रहे हैं, इसके बाद उनके कोण बराबर हो रहे हैं, तो वो कोण कैसे, वो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उस कंडीशन पर क्षेत्रफल ऑफ, किसका क्षेत्रफल, ABC, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज DEF के, त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा।
इस कंडीशन में अगर उनकी भुजाएं बराबर हो, संगत भुजाएं बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हो, तो उस कंडीशन पर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो दोनों त्रिभुज जो हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो गए। अगर सर्वांगसम होंगे तो सर्वांगसम की जो कंडीशन होती है कि उनके त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा कैसा हो जाएगा, आपस में समान या बराबर हो जाएगा। दोस्तों ये तो त्रिभुज की सर्वांगसमता की बात थी। इसके बाद बात करते हैं इनकी कुछ शर्तें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। शर्तें क्या है, शर्तों के बारे में बात करते हैं। जो सर्वांग क्षमता की जो शर्तें होती हैं, त्रिभुज की जो सर्वांग क्षमता की जो शर्तें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें दोस्तों भुजा कोण भुजा नियम होता है, 3 नियम 4 होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से नियम है, तो इनकी जो शर्तें हैं त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की जो शर्तें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की जो शर्तें हैं, जिसमें पहली शर्त है वो है आपकी कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता। पहली क्या है, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता नियम, सर्वांग क्षमता नियम। दोस्तों ये पहला नियम है कि दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता अगर चेक करनी है तो चेक करने के लिए उसमें क्या होगा, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता नियम जो कहता है उसकी कोणिंग क्या है, त्रिभुज के दो कोण व उसके नजदीक वाली भुजा क्रमशः क्या होगा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण व नजदीक वाली भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज के दो कोणों के बीच, त्रिभुज के दो कोणों के बीच जो भुजा होगी, या ऐसे कहें दूसरे शब्दों में एक त्रिभुज के दो कोण व उसके नजदीक वाली भुजा, मतलब एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण व नजदीक वाली भुजा या निकट वाली भुजा। तो दोस्तों एक त्रिभुज के दो कोण व निकट वाली भुजा तथा दूसरे त्रिभुज के दो कोण व नजदीकी निकट या नजदीकी वाले या निकट बोल दें, निकट वाली दो कोण व निकट वाली भुजा कैसी हो, आपस में बराबर हो, वाली भुजा आपस में कैसी हो, बराबर हो, आपस में बराबर। तो दोस्तों पहली जो शर्त होती है वो क्या होती है, पहली शर्त होती है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण व उसके नियरेस्ट जो भुजा हो, नजदीक वाली भुजा हो, उस नजदीक वाली भुजा और दूसरे त्रिभुज के दो कोण उसकी नजदीक वाली भुजा भी क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, दूसरा ये त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें ये कोण के बराबर हो, ये कोण के बराबर हो, और ये भुजा के बराबर। तो पहला जो नियम है वो सत्यापित होता है। पहला नियम क्या कहता है, एक त्रिभुज के दो कोण व नजदीक वाली भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण व निकट वाली भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता होगी। दूसरा नियम है दोस्तों, दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरे नियम की चर्चा करते हैं। दूसरा नियम है आपका, ये तो था कोण भुजा कोण नियम, दूसरा आपका है भुजा कोण भुजा नियम। दूसरा आपका है भुजा कोण भुजा नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं। भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता नियम, सर्वांग क्षमता। तो दोस्तों अभी तो हमने बताया था कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता, अब क्या है भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। इसका मतलब एक त्रिभुज की दो भुजा व उसका कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा व उसके कोण के बराबर हो, उस कंडीशन पे क्या होगा, वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे।
कैसे? मान लीजिए दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो अगर इनके बीच कोण की जो है ये आपस में बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम। अगर मान लीजिए जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सर्वांगसम की जो डिफिनीशन होती है, कॉम्बिनेशन की जो डिफिनीशन होती है वो ये होती है कि एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतया ढके, वो दोनों आकृतियां कैसी हो जाएंगी? सर्वांगसम हो जाएंगी। तो दोस्तों वो तो कंडीशन आपकी थी कि अगर तीनों भुजाओं के लिए अगर वहां पर ये कंडीशन ना हो, दो भुजाएं बराबर हो, ये कोण बराबर हो, तब आप क्या करेंगे? उसके लिए जो नियम कहता है भुजा कोण भुजा नियम, ये कहता है कि एक त्रिभुज के दो भुजाएं वह एक कोण, दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं वह उसके बीच जो बना कोण, ऐसे कह सकते हैं एक त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच बना कोण वह दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच बना कोण ये कैसे हो? आपस में बराबर हो, वह उनकी संगत भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो उस कंडीशन पर वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम। तो दोस्तों हम कह सकते हैं अगर इनको ABC और DEF कहते हैं तो इसको दोस्तों ऐसे इसको डिनोट करते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। तो दोस्तों दूसरा जो नियम था आपका भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम, ये भी क्लियर हुआ। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइएगा क्या इसमें कंफ्यूजन है। पहला हमने आपको बताया था कोण भुजा कोण नियम, दूसरा आपका है भुजा कोण भुजा नियम, इसके बाद तीसरा आपका क्या हो जाएगा? तीसरा जो आपका होगा, पहला हमने क्या बताया था दोस्तों आपको? पहला आपको बताया था कोण भुजा कोण नियम, और इसके बाद तीसरा जो आपका होगा, तीसरा क्या होगा दोस्तों? तीसरा आपका जो होगा भुजा भुजा सर्वांगसमता नियम, भुजा 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 सर्वांगसमता नियम, भुजा भुजा सर्वांगसमता नियम। तो दोस्तों भुजा भुजा सर्वांगसमता नियम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। जल्दी से बताइए। जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या होता है? भुजा भुजा सर्वांगसमता का जो नियम होता है वो क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज और दो दूसरे त्रिभुज, इसमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम क्या होंगे जब इस नियम को, ये तीनों में से कोई नियम को फॉलो करते हैं। पहला नियम क्या था? कोण भुजा कोण नियम। दूसरा क्या था? भुजा कोण भुजा नियम। और इसके बाद जो तीसरा नियम था भुजा भुजा सर्वांगसम। तो इसका मतलब क्या हो, दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे? सर्वांगसम के लिए जब इन तीनों में से कोई एक नियम को फॉलो करते हो, उस कंडीशन पर ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम होंगे। जैसे मान लीजिए इसकी ये भुजा इसके बराबर हो, आधार आधार के बराबर हो जाए, दूसरी तीसरी जो भुजा है तीसरी भुजा के अगर इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन पर दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो दोस्तों जो त्रिभुज की सर्वांगसमता की जो शर्तें थी, जो उसकी कंडीशंस थी, वो कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशन आपकी थी कोण भुजा कोण नियम, दूसरी आपकी थी भुजा कोण भुजा नियम, तीसरी आपकी थी भुजा भुजा सर्वांगसमता। तो दोस्तों जो इसकी शर्तें हैं, इस नियमों से एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है। इन तीनों नियमों से आपके कंपटीशन में, आपके टेट में या जो भी अन्य कंपटीशन होते हैं उससे पूछा जाता है। कभी कभी पूछ देते हैं भुजा कोण भुजा नियम क्या है? भुजा कोण भुजा नहीं, कोण भुजा कोण नियम पहला जो नियम होता है क्या होता है? कोण भुजा कोण नियम। तो कभी कभी इस बारे में पूछ देते हैं। फिर दूसरा जो पूछ देते हैं भुजा कोण भुजा नियम क्या होता है? इसका जो तीसरा होता है भुजा भुजा नियम क्या होता है? तो ये जो तीन नियम है त्रिभुज की सर्वांगसमता की, ये अधिकांश पूछी जाती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद जो अगला है आपका चौथा नियम है वो है संपूर्ण कर्ण भुजा सर्वांगसमता। तो दोस्तों ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। अगला जो नियम है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला नियम है आपका, वो है आपका चौथा नियम है, वो है चौथा नियम है संपूर्ण, चौथा नियम आपका है संपूर्ण, चौथा नियम आपका है संपूर्ण कर्ण भुजा सर्वांगसमता, कर्ण भुजा सर्वांगसमता, कर्ण भुजा
सर्वांग क्षमता। तो दोस्तों संपूर्ण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता क्या होता है? संपूर्ण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों संपूर्ण का मतलब यहाँ पर जान रहे हैं कि संपूर्ण का मतलब क्या होता है कि एक कोई संपूर्ण त्रिभुज है, दूसरा की संपूर्ण त्रिभुज है, दो संपूर्ण त्रिभुज है, उनमें हम क्या देखेंगे, एक त्रिभुज में देखेंगे एक भुजा जो है और दूसरा जो उसी का जो कर्ण है, दूसरे त्रिभुज की एक भुजा कर्ण के क्या हो बराबर है। इसका मतलब दोस्तों एक संपूर्ण त्रिभुज दूसरे संपूर्ण त्रिभुज के, दोस्तों इसके बाद जो अगला नियम है, कभी कभी इस टाइप से पूछ देता है कि दो संपूर्ण त्रिभुज की सर्वांगसम की क्या कंडीशन होती है। तो संपूर्ण त्रिभुज की सर्वांगसम की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, उसकी कोई एक भुजा और उसका कर्ण क्या हो आपस में बराबर हो। तो दोस्तों संपूर्ण त्रिभुज की जो कंडीशन होती है उनके सर्वांगसम की क्या होती है, एक संपूर्ण त्रिभुज की एक भुजा और उसका कर्ण दूसरे संपूर्ण त्रिभुज की दूसरी भुजा और उसके कर्ण के कैसे हो बराबर हो। तो उस कंडीशन पर वो दोनों संपूर्ण त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो दोस्तों सर्वांगसमता की जो कंडीशंस थी, इसमें हमने चार कंडीशंस बताई। पहली आपकी थी कोण भुजा कोण नियम, दूसरा आपका था भुजा कोण भुजा नियम, तीसरा आपका था भुजा भुजा नियम, इसके बाद लास्ट वाला था संपूर्ण कर्ण भुजा सर्वांगसमता। इसका मतलब संपूर्ण का मतलब संपूर्ण कोई त्रिभुज है, दो संपूर्ण त्रिभुज है, उनमें क्या है कर्ण भुजा नियम का मतलब ये है उसका कर्ण एक त्रिभुज का, एक संपूर्ण त्रिभुज का कर्ण और भुजा दूसरे संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण व उस भुजा के बराबर, संगत भुजा के बराबर हो। उस कंडीशन में क्या होंगे, वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो दोस्तों इससे दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपकी डेलेड एग्जाम में, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर दोस्तों हम बात करें आगे इसके बारे में, मान लीजिए हम आपसे कहें, अगर इसी के अकॉर्डिंग कहें, अगर मान लीजिए हम बात करें सपोज करो सर्वांगसमता के लिए अगर कहें कि सर्वांगसमता में अगर वृत्त की बात कर लें, दोस्तों वृत्त के बारे में बात कर लें, मान लीजिए कोई वृत्त है, वृत्तों में सर्वांगसम की जो कंडीशन होती है, वृत्तों में सर्वांगसमता, वृत्तों में सर्वांगसमता क्या होगी इसके बारे में बात कर लें। अगर दोस्तों कोई एक वृत्त है और दूसरा कोई वृत्त है, दोस्तों जब तक इनका या तो व्यास बराबर ना हो, मान लीजिए अगर हम ए बी कह दें व्यास, इसको सी डी कह दें, इसका मतलब क्या होगा कि या तो सर्वांगसम की जो कंडीशन है वो क्या है कि व्यास ए बी किसके बराबर हो, व्यास सी डी। तो दोस्तों जो दो वृत्त सर्वांगसम कब होंगे, सर्वांगसम के लिए वो कब होंगे, यदि उनका व्यास कैसा हो, आपस में दोनों वृत्तों का समान हो, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि त्रिज्या, दोस्तों दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्या, त्रिज्या, त्रिज्या OB या OA कह सकते हैं, त्रिज्या OA इज इक्वल टू त्रिज्या O'(C). इसका मतलब ये त्रिज्या इसके बराबर, क्योंकि वृत्त में सारी त्रिज्या जितनी भी त्रिज्याएं होती है आपस में कैसी होती, समान, चाहे आप इधर की बात कर लें चाहे आप इधर की बात कर लें, इसी प्रकार से। तो जब तक इनके अगर जब व्यास समान होंगे दोनों वृत्तों के, अगर दोनों वृत्तों के व्यास समान होंगे तो उनकी सर्वांगसमता की कंडीशन उसमें सेटिस्फाइड होगी। तो दो वृत्तों की अगर सर्वांगसमता की बात कर लें तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें केवल जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, उन वृत्तों के दोनों के व्यास कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, या दूसरे शब्दों कह सकते हैं उन वृत्तों के त्रिज्याएं आपस में बराबर हो, उस कंडीशन को वृत्त कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।